हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल है स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड ड्रीम। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दें और वीडियो पे कमेंट भी करिए। पूरी वीडियो देखा करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि बीच में स्किप करने से ज़रूरी नहीं कि अगर आपको 10 मिनट की वीडियो मिले तभी आप देखेंगे, ठीक है। तो छोटे समय में मैं ज़्यादा कोई भी अगर वीडियो शॉर्ट बना रहा है, छोटी सी वीडियो बना रहा है, तो आप उस छोटी वीडियो में क्या देगा आपको। तो वीडियो लंबी होने की वजह से आप इसको स्किप मत करिए, ठीक है, इसे पूरा देखिए। तो आज हम नई टॉपिक, लेक्चर नंबर हमारा 5 होगा। वो है क्या है, पहले हम पढ़े थे ऑस्मोसिस प्रोसेस और ऑस्मोसिस प्रेशर, ये दोनों होते क्या हैं। तो हमने अगले वीडियो में जो है चर्चा कर लिया, और इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको। तो आज हम पढ़ेंगे एक नई टॉपिक, वो है इवेपरेशन। क्या है? इवेपरेशन। इवेपरेशन इवेपरेशन होता क्या है? तो गाइस, आपने देखा होगा कि जो लिक्विड है वो धीरे धीरे क्या होता है, अपना जो अर्थ का सरफेस है उसे छोड़कर वो वायुमंडल में चला जाता है। तो कभी दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि यार ये क्यों होता है। तो नॉर्मल सी बात है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये किसके कारण होता है? ये वाइब्रेशन के कारण होता है। तो वाइब्रेशन है क्या? वाष्प का बनना। तो वाष्प का बनना यही है कि जब लिक्विड टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, अपनी लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जाने लगता है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। मतलब जो जल के अणु थे उन्होंने एनर्जी को अपने अंदर कंटेन कर लिया या एब्जॉर्ब कर लिया, तो उनकी जो होगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वो क्या करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे। और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वो अपने द्रव के सरफेस को छोड़कर इधर उधर क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। जब द्रव के सरफेस को छोड़कर ऊपर निकलने लगेंगे तो ये क्रिया कहलाएगी इवेपोरेशन। क्या कहलाएगी? इवेपोरेशन, ठीक है, वाष्प। तो अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमारा नॉर्मल टॉपिक्स था। तो हमारा जो होगा विलयन, ठीक है, वो कैसा बिहेव करता है कि वाष्पशील के साथ अवाष्पशील, उसका इवेपोरेशन क्या होगा। तो यदि अगर इवेपोरेशन प्रोसेस जो है हम एक बंद पात्र में कराएं, इसमें एक बंद पात्र में, तो बंद पात्र में जब इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, हम हीट करेंगे नीचे से पात्र को। आप एक पात्र ले लीजिए और ये क्या है, क्लोज है। कैसा है? क्लोज है। अब आपने इसमें लिक्विड भर दिया, इसमें आपने लिक्विड रख दिया। अब नीचे से इसको हीट दे रहे हैं हम लोग। नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या होगा, जब ये बंद सरफेस है तो इसका जो वाइब्रेशन प्रोसेस है ये होना चालू हो जाएगा। तो जब ये वाइब्रेशन होगा तो इस वाइपर जो है, इस लिक्विड के जो वाइपर है वो क्या करेगी, ऊपर जब बंद है तो उस बंद पात्र के सरफेस से टकराएगी। तो जब टकराएगी तो वो क्या होगा, फिर वो नीचे आएगी। तो हम देखते हैं कि जब हम खाना पकाते हैं तो खाना जब पकाते हैं तो जब भाप निकलती है उसी के ऊपर एक प्लेट ले जाए तो क्या होगा, कभी देखा आपने? तो यही होता है कि जो वेपर होती है वो प्लेट से टकरा के जब उनका वाष्प उनका जो प्रेशर होता है वो चेंज होता है और टेम्परेचर भी तुरंत चेंज हो जाता है, जिसके कारण वो वाइपर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। वाइपर से लिक्विड में। तो ये जब कोई वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं कंडेंसन, द्रवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रवण। तो इसमें जब होगा कि जब वेपर इस सरफेस से टकराएगी तो क्या होगा कि जो वेपर थी वो सरफेस से टकराने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। तो अगर एक बंद पात्र लें हम, ठीक है, तो उसमें हम क्या करें, जो है वाष्प आप जैसे ही आप हीट करोगे तो वो वाष्प में बनना चालू हो जाएगा, और वाष्प जो है उस सरफेस से टकरा के क्या करेंगे, सीधे वाष्प से लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगे। तो ये घटना द्रवण कहलाती है। तो बंद पात्र है, दोनों घटनाएं समान रूप से होंगी, लेकिन जब प्रारंभिक अवस्था में
वाइब्रेशन इवाइब्रेशन ज्यादा होगा और कंडेंसेशन कम आएगा। बट एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि दोनों प्रोसेस जो है सेम हो जाएंगी। मतलब जितना वेपर बनेगी उतना कंडेंसन होगा, जितना वेपर बनेगी उतना कंडेंसन होगा। तो इस सिचुएशन पे मतलब किसी ताप पर जब द्रवण और वाष्प दाब दोनों क्रियाएं समान हो, मतलब साम्य रूप में हो, साम्य अवस्था में, तो वाष्प द्वारा लिक्विड पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? इवेपोरेशन प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? इवेपोरेशन प्रेशर कहलाता है। मतलब वाष्प दाब होता क्या है? वाष्प दाब होता क्या है? तो देखो, जब द्रवण और वाष्प की क्रिया दोनों साम्य अवस्था में हो, दोनों साम्य अवस्था में हो, तो जब वाष्प द्वारा लिक्विड पर डाला गया दाब, ये क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। तो लिखो वाष्प दाब। जब कोई द्रव किसी ताप पर वाष्प दाब और उसकी दोनों द्रवण दोनों प्रक्रियाएं साम्य अवस्था में हो, तो वाष्प द्वारा द्रव पर डाला गया दाब ये क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक। तो अब आपने कभी गेस किया है कि वाष्प दाब को क्या क्या चीजें इफेक्टेड कर सकती हैं? अभी तो ये शुद्ध विलायक था आपका। क्या था? शुद्ध विलायक। तो हम आप पढ़ेंगे वाष्प दाब का अनुमान। क्या गाइस? वाष्प दाब का अनुमान। वाष्प दाब का अनुमान है क्या? लोअरिंग ऑफ इवेपोरेशन कंटेनिंग द नॉन वायलेंट सॉल्यूट। तो वाष्प दाब क्या है? पहले तो वाष्प दाब आपने लिखा, क्या लिखा कि किसी ताप पर जब द्रव की द्रवण और वाष्प दाब जब किसी ताप पर वाष्प प्रोसेस मतलब वाष्पन प्रोसेस और द्रवण प्रोसेस दोनों साम्य अवस्था में हो, मतलब वाष्पन की क्रिया और द्रवण की क्रिया दोनों साम्य अवस्था में हो, तो वाष्प द्वारा द्रव पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब। तो वाष्प दाब जो है समझ में आया? अब वाष्प दाब का अनुमान, वाष्प दाब का अनुमान ये क्या होता है? वाष्प दाब का अनुमान देखो, वाष्प दाब का अनुमान क्या होता है? जब आप विशुद्ध विलायक लिए हो, माना एक बर्तन है, ठीक है। अब ये जो बर्तन आपका था वो कैसा था? बंद था, ठीक है। क्या था? बंद था। इसमें आपने द्रव लिया था, वो भी शुद्ध जल लिया था, मान लीजिए शुद्ध विलायक लिया था आपने। और शुद्ध विलायक में जैसे मेथिल एल्कोहल और जल, मतलब जो भी आप लिक्विड लेंगे तो वो शुद्ध है, ठीक है। इस समय अब ये इवेपोरेशन की प्रोसेस इसमें हो रही, देखो तो जो वाइपर है वो क्या है? ऊपर जा रही है, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होके नीचे आ रही है, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होके नीचे आ रही है। तो जब ये साम्य अवस्था में होंगी, जब ये प्रोसेस साम्य अवस्था में होंगी, इक्विलिब्रियम में, तो वाष्प द्वारा जो लिक्विड पे डाला गया दाब होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा वाष्प दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। और अनुमान क्या होता है? अनुमान का मतलब कमी। अब इसके वाष्प में कमी कब आएगी? इसके वाष्प में कमी कब आएगी? तो देखो, अब जैसे एक पात्र है, अब इसमें जो विलायक था आपका उसको मान लेते हैं शुद्ध विलायक जो था, शुद्ध विलायक। ये क्या था आपका? केवल शुद्ध विलायक था। और ये ए है, क्या है? ए। अब देखो ये ए है, क्या है? ए है। ये आपका शुद्ध विलायक है। क्या है? शुद्ध विलायक है। अब आपने इसमें क्या किया कि कोई अवाष्पशील पदार्थ लाके डाल दिया, कोई अवाष्पशील पदार्थ लाके डाल दिया। तो अवाष्पशील पदार्थ ही क्यों ले रहे हो? अवाष्पशील पदार्थ इसलिए ले रहे हैं कि अगर वाष्पशील पदार्थ होगा तो हम जानते हैं कि ये जो गुण होते हैं वो जैसे वाष्प दाब का अनुमान, प्रसरण, हिमांक का, क्वथनांक का अनुमान, ये सब जो होगा उन्नयन, तो ये सब जो प्रोसेस हैं या ये सब जितनी प्रोसेस हैं वो किस पे निर्भर करती हैं? अणुओं की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर। अगर आप वाष्पशील पदार्थ लेंगे तो जैसे हीट करेंगे ये खुद ही वाष्प में बदलना चालू हो जाएगा, जिसके कारण इसमें क्षमता में कमी आ जाएगी और वाष्प दाब में अधिकता। तो इसलिए जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो हम अवाष्पशील पदार्थ लेते हैं जैसे, ठीक है, जिससे वाष्प दाब आपका सही माप मिले। तो आपने कोई अवाष्पशील पदार्थ बी ले लिया, जैसे ये बी है, इस पे हमने डाल दिया,
क्या कर दिया, डाल दिया। अब ये अवाष्पशील पदार्थ हमने डाल दिया, तो जब हम इसको हीट करेंगे या हीट कर रहे हैं तो जो एनर्जी होगी, मतलब जो मॉलिक्यूल्स में उष्मा हीट होगी, वो ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। पहले जो अवाष्पशील पदार्थ आपने बी मिलाया हुआ है, बी, ये क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करना चालू कर देंगे। तो यहाँ का जो हीट होगी वो क्या हो जाएगी, कुछ समय के लिए कम हो जाएगी, अर्थात जो हम हीट इसको देंगे तो इसमें वाष्पन की क्रिया ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें कोई हीट को एब्जॉर्ब करने वाला है नहीं। बट इसमें जो है आपके अवाष्पशील पदार्थ आपने मिला दिया, अवाष्पशील पदार्थ आपने लिया जो है वो क्या है, बी है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जिसके कारण इसका जो वाइब्रेशन होगा, मतलब जो वाइपर बनने की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगी। मतलब ये भी वाइपर बनेगा बट ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। तो देखो इसमें वाष्प दाब में कमी आए कि नहीं आई, आई ना, वाष्प दाब में कमी आ गई ना। तो कैसे कमी आई, जब किसी शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, विलयन। तो जब हम किसी विलयन को गर्म करते हैं तो विलयन का जो वाष्पन क्रिया होती है वो कम होती है, और शुद्ध विलायक की वाष्पन की क्रिया जो होती है वो अधिक होती है। तो जो कमी हुई है, जो वाष्पन की दर में जो कमी हुई है, उसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो गाइस आप हेडिंग डालो वाष्प दाब का अवनमन। तो इस पे वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, लिखो लिखो। तो वाष्प दाब का अवनमन में लिखो, माना ए एक शुद्ध विलायक है, माना ए एक शुद्ध विलायक है, ठीक है, माना ए एक शुद्ध विलायक है तथा शुद्ध विलायक ए में कोई अवाष्पशील पदार्थ बी मिला देने पर ये क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। या लिखो, माना ए एक शुद्ध विलायक है तथा बी एक अवाष्पशील विलेय है, ठीक है। तो माना शुद्ध विलायक का, उसके बाद लिखो, माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है, माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है वो कितना है, P0 है, P0 है। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है वो P0 है, क्या है, P0 है। तथा अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलायक जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विलयन में। तो लिखो, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलायक विलयन हो जाएगा, तो विलयन हो जाएगा, तो विलयन का वाष्प दाब PS है, तो विलयन का वाष्प दाब PS है। तो वाष्प दाब का अवनमन देखो जो होगा वो क्या होगा, P0, मतलब कितने की कमी हो रही है, किसका वाष्प दाब अधिक हो, शुद्ध विलायक का, तो शुद्ध विलायक का अधिक होगा, और जो कमी हो रही है मतलब डेल्टा पी क्या होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, किसका गाइस, विलयन का वाष्प दाब, ये क्या कहलाएगा, वाष्प दाब का अवनमन। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो देखो, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक। तथा वाष्प दाब के अवनमन तथा वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक का नहीं, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं गाइस, आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। देखो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, पहले तो शुरू से समझते हैं वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब जो है, देखो द्रवण और वाष्पन की साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा लिक्विड पर डाला गया दाब या प्रेशर क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। फिर अब वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है कि अगर हमने शुद्ध विलायक लिया उसका वाष्प दाब कुछ होगा, मान लो P0 है, ठीक है, P0 है, और फिर हमने अवाष्पशील पदार्थ उसमें मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा।
तो माना विलयन का वाष्प दाब कुछ होगा, वो क्या होगा, PS होगा, PS होगा। तो जो PS होगा वो कम होगा, क्यों कम होगा, अवाष्पशील मिलाने से उसका जो वाष्पन है वो कम हो जाएगी, तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो देखो जो कमी हुई है, तो कमी कैसे निकालेंगे, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे। तो शुद्ध विलायक है, उसकी वाष्पन दर ज्यादा होगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। तो देखो P0 माइनस PS मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अनुमान कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अनुमान कहते हैं। फिर वाष्प दाब के अनुमान तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक अनुमान कहते हैं। क्या कहते हैं, आपेक्षिक अनुमान कहते हैं। ठीक, गुड। अब देखो इससे एक फार्मूला राउल्ट ने दिया था कि इससे एक फार्मूला निकाला उन्होंने, जब मतलब इस पे बहुत सारा प्रैक्टिकल किया और एक फार्मूला डिराइव किया उन्होंने। कहा कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक जो अनुमान होता है वो दिए गए विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। अर्थात उन्होंने ये बात कही कि जो ये जो वाष्प दाब का अनुमान है, अपेक्षिक अनुमान, वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अनुमान है मतलब डेल्टा P0 माइनस PS अपॉन P0 वो किसके बराबर है, मिले के मोल प्रभाव के बराबर है। तो मोल प्रभाव बराबर क्या जानते हो आप, ये ठीक है। तो लिखो इसको, राउल्ट के नियमानुसार दिए गए विलयन के, देखो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान दिए गए विलयन के विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है, मतलब वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान जो होगा वो दिए गए विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो गाइस ये क्या हो जाएगा। अब अगर मान लो उन्होंने कहा कि एक फार्मूला तो ये दे दिया, ठीक है। अगर कहा पात्र में आपने अवाष्पशील पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा ली है, बहुत थोड़ी सी मात्रा, तो जो विलयन होगा, जो मान लो अगर ये n है, n प्लस n, ठीक, n प्लस n, ये जो है विलेय के मोलों की संख्या और ये विलायक के मोलों की संख्या है। तो अगर आपने विलेय पदार्थ जो है, अगर आपने मान लो 2 ग्राम लिया, कितना ग्राम, 2 ग्राम, और ये कोई इसका अणुभार वैल्यू ज्यादा हो गया, 108 हो गया, ठीक है। तो 108 से जब 2 में भाग लेंगे तो इसकी मान जो है बहुत कम आएगा, लगभग बहुत कम आएगा, ठीक है। तो इसका जो मान आएगा, अभी आगे जो भी आए, तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो जब बहुत कम होगा तो इसका मतलब विलेय की मोलों की संख्या, जो विलेय की मोलों की संख्या होगी वो विलायक की मोलों की संख्या के लगभग ना के बराबर होगी। मतलब देखो n जो होगा वो बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा स्मॉल n से। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने कहा कि जो विलयन का n प्लस n है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल n के। मतलब आपने जो विलेय माना उन्होंने कि अगर हमने अवाष्पशील पदार्थ जो है बहुत कम मात्रा में ली है विलयन में, तो विलायक के जो मोलों की संख्या होगी वो विलयन मतलब विलेय के मोलों की संख्या से बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में n जो है, n का मान ज्यादा आएगा और ये ना के बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो विलयन होगा उसके मोलों की संख्या जो होगी वो विलायक के मोलों की संख्या के लगभग आसपास में समान रहेगी ना, लगभग समान रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में यहां लिख देते हैं, माना n प्लस n बराबर कैपिटल है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P0 माइनस PS इक्वल टू P0 बराबर ये स्मॉल n बटे कैपिटल n। ठीक, एक फार्मूला ये हो गया। अब हम जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, मोलों की संख्या बराबर तो भार बटे अणुभार, तो भार बटे अणुभार का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल n का मान हम क्या रखेंगे, भार जो है W से दिखाते हैं और अणुभार जो है स्मॉल m से। तो n के लिए स्मॉल हो जाएगा स्मॉल w स्मॉल m, और कैपिटल N मतलब शुद्ध विलायक के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो ठीक,
इतना नोट हुआ, नोट करो जल्दी से, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, अब हम यहां देखते हैं जो पी नॉट होगा माइनस पी एस होगा और पी नॉट वो किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल डब्लू, देखो ये ऊपर चला जाएगा तो कैपिटल एम और स्मॉल डब्लू स्मॉल एम कैपिटल डब्लू, ये एक और फार्मूला जनरेट होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, जो हमारा अवाष्पशील पदार्थ है उसके विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, या हम विलेय का अणुभार या भार दोनों का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी से नोट करो। अब देखो नोट हो गया। तो राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं थी, लिमिटेशन थी, जो मतलब ये कहां कहां काम करेगा। ठीक है, मतलब ये जो है कहां कहां काम करेगा। तो लिमिटेशन क्या है राउल्ट के नियम की, राउल्ट के नियम या मतलब हम खुद ही अभी लिमिटेशन अपने से बता सकते हैं। अभी अगर हम जो पूरी चर्चा क्लास में किए हैं, अगर हम फिर से एक बारी अपने दिमाग में उसको रिवर्स करें तो देखेंगे, मैंने कहा था कि ये जो गुण है वो किस पे निर्भर कर रहा है, अणुओं पे निर्भर कर रहा है। तो अणुओं पे निर्भर कर रहा है, तो आप खुद ही बताओ आप ये कैसे कैसे अणुओं पे निर्भर कर रहा है। एक तो पहली कंडीशन ये हो जाएगी, इसको नोट हो गया। तो पहली कंडीशन ये हो जाएगी बाबू कि जो सांद्रता होगी अणुओं की वो कैसी होनी चाहिए, समान रूप से बनी रहे, मतलब गर्म करने पर फिर इनमें जो है इनके अणुओं की संख्या में कमी ना हो। तो पहला हो जाएगा पहली कमी, राउल्ट का नियम, पहली कमी लिखो, राउल्ट का नियम अवाष्पशील पदार्थों पर ही लागू होता है, अवाष्पशील पदार्थों पर ही लागू होता है। मतलब वाष्पशील रहेगा तो जो होगा वाष्प दाब का अनुमान होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब अलग मान देने लगेगा। ठीक है, लगभग ज्यादा देने लगेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, मतलब वाष्प दाब जो होगा उसका मान ज्यादा आने लगेगा, तो जिसके कारण ये नियम क्या हो जाएगा, नहीं काम करेगा। तो देखो पहली कंडीशन ये हो गई, मतलब लिमिटेशन कि जो हमारा विलेय मतलब सॉल्यूट होना चाहिए वो नॉन वैल्यूएट होना चाहिए, मतलब जो सॉल्यूट है वो कैसा होना चाहिए, नॉन वैल्यूएट होना चाहिए। ठीक है, मतलब अवाष्पशील होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका जो विलेय होगा वो कैसा होना चाहिए, वैद्युत अनवघट्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए गाइस, वैद्युत अनवघट्ट। वैद्युत अनवघट्ट और वैद्युत अपघट्ट का मतलब हुआ, देखो ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में आयनों में वियोजित हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्ट पदार्थ। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ। तो वैद्युत अपघट्ट पदार्थ हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वैद्युत अपघट्ट पदार्थ अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उनके अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी कि नहीं। जैसे वो जल में मान लो अगर सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड, अगर ये जल में गया तो सोडियम प्लस आयन दे देगा और क्लोरीन माइनस आयन। अब ये देखो एक अणु दो अणु, मतलब एक आयन दो आयन हो गए, अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या बढ़ गई। तो देखो दूसरी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, पदार्थ आपका वैद्युत अनवघट्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वैद्युत अनवघट्ट। तो वैद्युत अनवघट्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वैद्युत अनवघट्ट होना चाहिए। ठीक, तो तीसरी कंडीशन ये है कि हमें एक ऐसा जो है सल्यूट लेना होगा जो हीट करने पर विघटित ना हो, मतलब वो टूटे ना, जैसे हमने हीट किया तो वो टूट जाए अपने छोटे छोटे टुकड़ों में। तो हमें ऐसा सल्यूट नहीं लेना है कि जो विघटित हो जाए, क्या हो जाए, विघटित हो जाए। तो तीसरी कंडीशन है जो सल्यूट होगा वो कैसा होना चाहिए, डीकंपोजिट नहीं होना चाहिए। डीकंपोजिट मतलब टूटना नहीं चाहिए, मतलब जो हम लेंगे वो क्या होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। चौथी और लास्ट है वो क्या है, चौथी ये है कि जो सल्यूट होना चाहिए वो एसोसिएट नहीं होना चाहिए। एसोसिएट का मतलब होता है कि जो हमारा सल्यूट होगा अगर अपने लिक्विड में या मतलब अपने विलयन में अगर हीट करेंगे तो जैसे वो अगर एसोसिएट होना चालू कर देगा तो उनमें अणुओं की कमी आ जाएगी,
एसोसिएट का मतलब होता है सिकुड़ना। तो जब वो सिकुड़ने लगेगा तो अणुओं में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी। तो जब अणुओं में कमी हो जाएगी तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, जिसके कारण इस फिर मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ठीक है, तो लिमिटेशन आप लिख लिए। तो चौथी मतलब इनमें जो चारों लिमिटेशन है, पहली ये कि जो सल्यूट होना चाहिए अवाष्पशील होना चाहिए। दूसरी लिमिटेशन है कि वैद्युत अनवगत पदार्थ होना चाहिए। तीसरी लिमिटेशन है कि वो डिकम्पोजिट ना हो, मतलब विघटित ना हो। चौथी है वो एसोसिएट ना हो, मतलब सुकड़े ना। तो राउल्ट का नियम जो है, इन्हीं राउल्ट के नियम की यही लिमिटेशन थी। ठीक, तो नोट कर लो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।